हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्टर एनालिसिस के बारे में कि सेक्टर एनालिसिस क्या होता है और सेक्टर एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो में सेक्टर एनालिसिस के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं उसे जानने से पहले हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि सेक्टर एनालिसिस क्या होता है। तो सेक्टर एनालिसिस एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जिसके अंदर एक पूरा कंट्री या पूरा वर्ल्ड का एक सेक्टर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मैं अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जितना भी कंपनीज है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ऐसे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितना भी कंपनीज है वो सारा इसमें आ जाता है। या अगर मैं कहूं कि बैंकिंग सेक्टर में कौन सा कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर में आपका SBI हो गया, PNB हो गया, HDFC हो गया। तो एक्चुअली सेक्टर एनालिसिस का मतलब है एक स्टॉक कौन से फैमिली से बिलोंग करता है वो ही होता है उसका सेक्टर एनालिसिस, यानी उसका रूट क्या है। जैसे कि SBI का रूट है बैंकिंग सेक्टर। अगर आपको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है और इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जान लेते हैं सेक्टर एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। तो सेक्टर एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को 2 या 3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट है कौन सा सेक्टर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, उस सेक्टर का नाम। सेकंड है उस सेक्टर से जुड़ा हुआ या उस सेक्टर से रिलेटेड जो इंडिकेटर है, यानी इकोनॉमिक इंडिकेटर है, उसके बारे में। और थर्ड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट रूल्स या गवर्नमेंट टैक्सेस या उस सेक्टर से जुड़ा हुआ अच्छा बुरा गवर्नमेंट न्यूज उस सेक्टर को आने वाले दिनों में आगे भी ले जा सकता है या डाउन टर्न में भी ले जा सकता है। तो ये 3 मेजर चीज हम लोगों को चाहिए। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो रियल एस्टेट सेक्टर को एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को मेन 2 या 3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी करंट सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो इसका मतलब है अभी लोगों के हाथ में ज्यादा काम है, यानी लोगों के हाथ में पैसा है, तो लोग आगे जाके घर खरीद भी सकते हैं। उसके बाद है इन्फ्लेशन रेट कितना है। अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा, इसका मतलब है लोगों के हाथ में अभी पैसा अच्छा खासा है, लोग आगे जाके प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं, यानी घर खरीद भी सकते हैं। थर्ड बैंक इंटरेस्ट रेट। तो अगर बैंक इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम है तो लोग घर खरीदेंगे क्योंकि उसे ज्यादा EMI पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग झिझकते हैं कि वो अभी घर नहीं लेगा, जब कम होगा तब वो घर लेगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन और बैंक इंटरेस्ट की जरूरत था। और ये 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर सही है तो एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर आगे जाके अच्छा करेगा या उसे प्रॉब्लम होगा। तो उसके बाद मैं चेक करूंगा गवर्नमेंट न्यूज या गवर्नमेंट पॉलिसीज कितना फेवर में है रियल एस्टेट सेक्टर के, यानी अगर लोग घर खरीदते हैं तो कितना उसे टैक्स में छूट मिलेगा, यानी जब वो घर खरीदने जाता है तो उसे टैक्स में छूट मिलेगा या नहीं, या गवर्नमेंट के थ्रू उसे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा या नहीं, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। या रियल एस्टेट सेक्टर में जो पॉलिसीज है या कंपनीज का जो टैक्सेस वगैरह है वो कितना इजी है। तो अगर ये सब सही है तो इसके ऊपर से मुझे एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाता है कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप किसी भी सेक्टर को एनालिसिस करने जाएं तो उस सेक्टर के बारे में 2 या 3 चीज जरूर जान लीजिए। फर्स्ट, उस सेक्टर का नाम। सेकंड, उस सेक्टर से जुड़ा हुआ कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर उस सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। थर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज या रूल्स एंड रेगुलेशन उस सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है आने वाले दिनों में ग्रोथ के लिए या डाउन टर्न में जाने के लिए। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर एक सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो क्या मैं उस सेक्टर से किसी भी स्टॉक को चूज कर लूं या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक घोड़े का रेस हो रहा है और उस घोड़े के रेस में सभी घोड़े एक ही नस्ल का है और सब जॉकी अलग अलग तरीके का है। तो आप यहाँ पे किसके ऊपर दाव लगाएंगे, घोड़े के ऊपर या जॉकी के ऊपर। अगर मैं होता तो मैं जॉकी के ऊपर दाव लगाता, क्योंकि घोड़े सब एक ही नस्ल का है, इसका मतलब है उसका परफॉर्मेंस सभी एक तरीके का होगा। मगर जो जॉकी है वो मेन है जो इस घोड़े के रेस को जिताएगा मुझे।
तो यहाँ पे सेक्टर में भी सेम है। आने वाले दिनों में अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो उस सेक्टर के अंदर जो जो कंपनी है वो सारे अच्छे परफॉर्म करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक राइट स्टॉक को चूज करेंगे, राइट मैनेजमेंट को चूज करेंगे और एक राइट बिजनेस को चूज करेंगे, तभी आपका इन्वेस्टमेंट आगे जाके परफॉर्म करेगा। जैसे कि जॉकी के केस में है, तो घोड़े के रेस में वही घोड़ा जीतेगा जिसके ऊपर अच्छा जॉकी बैठा है। यानी यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टमेंट में वही कंपनी जीतेगा जिसके अंदर अच्छा मैनेजमेंट है, जिसका बिजनेस मॉडल सही है और जो एथिक्स के ऊपर काम करता है और इन्वेस्टर के बारे में सोचता है। तो जब भी आप एक अच्छे सेक्टर से एक कंपनी को चूज करने जाएंगे तो एक अच्छे मैनेजमेंट को, एक अच्छे बिजनेस को, एक अच्छे कंपनी को आप चूज कीजिए, तो ही आपका इन्वेस्टमेंट आगे जाके परफॉर्म करेगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट के बारे में राइट डिसीजन ले सके और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सके। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।